Hello college teens, this is me Shita and you all are watching a new part channel. Today we'll discuss unit number 12, Muhammad Ghori invasion and resistance. So देखो, in this whole chapter we'll study about two major empire. First is Ghaznavid Empire, second is Ghurid Empire. So 12th century C टाइम पीरियड में यानी 12वीं शताब्दी के टाइम पे दो बड़े एम्पायर एग्जिस्ट करते थे। पहला था गजनीविद और दूसरा था घुरिद। बट जो गजनीविद एम्पायर था उसका डिक्लाइन जो है स्टार्ट हो गया था और जो घुरिद एम्पायर है वो इमर्ज होने लगा था सेंट्रल एशिया के अंदर। ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे लेटर ऑन हम देखेंगे ये घुरिद एम्पायर इतना बड़ा हो गया कि वेस्ट बंगाल, जो इंडिया का वेस्ट बंगाल है, वहां तक फैल गया। ओके, अपर पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में, साउदर्न पार्ट में नहीं जा पाया था, नॉर्दर्न पार्ट में, इसलिए मैंने ये चीज बताई जिससे क्लियर रहे कि स्टार्ट हुई इसी सेंट्रल एशिया से और आप देख सकते हो इंडिया का भी काफी एरिया जो है कैप्चर कर लिया था। अब हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट रूलर हुए जिसके कारण ये इतना बड़ा जो है घुरिद एम्पायर स्टैब्लिश हो पाया। तो कैंपेन्स ऑफ मोहम्मद गौरी के नाम से भी जिनको हम जानते हैं, तो उनकी वजह से तुर्किश रूल की स्थापना हुई नॉर्थन इंडिया में। हमें इंडियन सेंटर पढ़ना है, सेंट्रल एशिया से तो बस मुझे बस इतना बताना था आपको कि हाँ ये सेंट्रल एशिया से जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी उस टाइम पीरियड में हम ये जानेंगे। सो 11th और 11th सेंचुरी से ही, ठीक है, कंटिन्यूस वार हो रहा था अमंग रीजनल किंगडम्स, यानी हमारे इंडिया में जो मुल्तान, लाहौर, दिल्ली, आप ये वाले सारे एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे लोकल रूलर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे और ये आपस में लड़ते रहते थे टेरिटरी के लिए, लैंड के लिए। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए जो मोहम्मद गजनी थे, ठीक है, वो इंडिया आए और यहीं से स्टार्ट हुआ इंडिया में इनका स्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट है राइज ऑफ गुरीद इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में भी इन्होंने जो है अपनी टेरिटरी को स्टैब्लिश किया, जो आप देख सकते हो इस पूरे एम्पायर में। ये जो पाकिस्तान वाला रीजन है, फिर अफगानिस्तान भी है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे? इंडिया में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से ये कैप्चर कर पाए। दूसरा, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा आपस में होते रहते थे राजाओं के बीच में जो इंडिया के अंदर थे। थर्ड, इमर्जेंस ऑफ तुर्किश मिलिट्री पावर। जो इनकी मिलिट्री थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसका सामना इंडिया की जो इंडियंस, जो किंग्स थे, उनकी जो आर्मी है, मिलिट्री है, वो नहीं कर पाई। आर्मी नहीं, सॉरी, मिलिट्री है, वो नहीं कर पाई। अब ये इंडिया की तरफ एक्सपेंड क्यों आई इंडिया? बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव वेल्थ। उस टाइम पे इंडिया जो है काफी ज्यादा वेल फ्लरिश था, ठीक है। क्यों वेल फ्लरिश था? काफी बड़े बड़े टेम्पल थे, हमने देखा है कैसे सोमनाथ को लूटा है मोहम्मद गौरी ने, है ना। काशी विश्वनाथ मंदिर को कैसे तोड़वाया गया, वहां से जो सोना वगैरह सब होता था उसको लूट के ले जाया जाता था। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हुई बिकॉज ऑफ इंडियाज वेल्थ। इंडिया काफी ज्यादा वेल्दी उस टाइम पे जो देश है वो हुआ करता था। अब इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया के ऊपर? अब इंडिया की वेल्थ की वजह से बहुत ज्यादा इन्वेजन देखने के लिए मिले इंडिया में, ठीक है, जो दोनों ही एम्पायर ने किए, घुरिद एम्पायर ने भी और गजनीविद एम्पायर ने भी। गजनी रेड इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। टॉपिक 2 हमारा ये मोहम्मद गजनी है, ठीक है, इनकी फोटो है। आई होप यू आर एबल टू सी क्लियरली। नेक्स्ट, बैकग्राउंड जान लेते हैं हम। तो बिफोर मोहम्मद गौरी, महमूद ऑफ गजनी, यानी ये गुरीद एम्पायर से पहले जो गजनीविद एम्पायर था, मोहम्मद गजनी ने ऑलरेडी 17 टाइम्स इंडिया को इन्वेट कर लिया था। बट वो ज्यादातर इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था? वेल्थ, कि भाई यहाँ से जो इनके मंदिर वगैरह है, जो भी बड़े बड़े राजा वगैरह है, उनसे लूट मार करो और चले जाओ। ओके, अपने गजनीविद एम्पायर को क्या करने के लिए? पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से वो पैसे ले जाएंगे अपनी मिलिट्री वगैरह में लगाएंगे, उसको और अच्छा बनाएंगे। मेजर कैंपेन कौन कौन सी जगह पे ये मेजरली इन्होंने जो है रेड करी? पंजाब, थनेश्वर, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ टेम्पल। तो हम क्या देख रहे हैं? मेजर ये इन्होंने टारगेट किया है नॉर्दर्न इंडिया को, और जितने भी बड़े बड़े टेम्पल रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो फ्लरिश टेम्पल रहे हैं उनको टारगेट किया है। इनफैक्ट इसका क्या पड़ा? बहुत सी वेल्थ जो है खत्म हो गई इंडिया की ड्यू टू दिस, और बहुत ज्यादा मंदिरों की जो कंडीशन थी वो भी खराब हुई, और पंजाब रीजन को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था डायरेक्ट। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैंने अच्छे से यहाँ पे डाला हुआ है, एक सेकेंड, अभी हम आगे देखेंगे। डिफरेंस से मैंने डाला हुआ है। अब डिफरेंस क्या था कि जो महमूद गजनी था वो ज्यादातर वेल्थ पे, रेड पे रहता था, ठीक है। बट जो मोहम्मद गौरी थे, उनका मेन
एजेंडा था कि हम टेरिटरी भी एक्वायर करें इंडिया की। खाली ये नहीं कि हमने जो है पैसा लूटा और हम वापिस अपने देश चले गए, नहीं, वो यहाँ की टेरिटरी को भी एक्वायर करना चाहते थे। सो इसलिए हम देखते हैं गुरिद एम्पायर जो है काफी ज्यादा फैला नॉर्दर्न इंडिया में। ये है मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट, फॉल ऑफ द गजनीविद एम्पायर। अब गजनीविद एम्पायर क्यों डाउनफॉल हो गया उसका? बिकॉज मोहम्मद गजनी के बाद कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और चालाक सक्सेसर नहीं आया। वीक सक्सेसर आए तो उनका एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन होता गया। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा आ गए कि भाई सुल्तान की पोजीशन को कौन होल्ड करेगा, उसके पीछे झगड़े होने लगे। मिलिट्री डिफीट उन्हें देखने के लिए मिली। बाकी प्रेशर फ्रॉम सेल्जुका एंड गुरीद। गुरीद और सेल्जुका दो जो है मेजर डायनेस्टीज जो है इमर्ज होकर आ रही थी उस टाइम पे, तो उनसे भी उनको लड़ाई लड़नी पड़ी, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गए, डिक्लाइन उनका स्टार्ट हो गया। काफी ज्यादा टेरिटरी वो सिलेजुकास को और गुरीद को लॉस कर गए। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है राइज ऑफ गुरीद, क्योंकि उनका इंडिया पे इम्पैक्ट था इसीलिए। तो गुरीद इमर्ज फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन ऑफ गौर अफगानिस्तान। तो इनका इमर्जेंस यानी ओरिजिन कहाँ से है? अफगानिस्तान से ये इमर्ज हुए। इंपॉर्टेंट रूलर कौन रहे इनकी डायनेस्टी के? गयासुद्दीन और मोहम्मद ऑफ गौर, या मोहम्मद गौरी जिसको हम कहते हैं। अचीवमेंट क्या है? इन्होंने गजनीविद एम्पायर की डिक्लाइन को फायदा उठाते हुए डिफीट कर दिया और काफी सारी उनकी टेरिटरी कैप्चर कर ली। लाहौर को भी कैप्चर कर लिया और नॉर्थ इंडिया तक क्या कर गई? एक्सपेंड कर गई। मोहम्मद गौरी की इंडिया कैंपेन। तो इंडिया में मोहम्मद गौरी ने जो कैंपेन चलाए वो क्या क्या थे टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए? तो पहली बैटल हुई तारैन में, फर्स्ट बैटल ऑफ तारैन 1191 में। अपोनेंट कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना। पृथ्वीराज चौहान अपोनेंट थे। अब रिजल्ट क्या आया? गौरी इसमें हार गया। और ऐसे ही जो 17 टाइम्स रेड की थी ना, हमने भी पढ़ा, तो उस टाइम पे भी जो है वो रेड ही क्यों कर रहा था? क्यों टेरिटरी एक्वायर नहीं कर पा रहा था? इसलिए नहीं कर पा रहा था बिकॉज जो इंडिया के रूलर्स थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो लोग रेजिस्टेंस उस टाइम पे कर पा रहे थे। जब पर जिस टाइम पे मोहम्मद गौरी आया, मोहम्मद गौरी काफी ज्यादा क्लेवर था, ठीक है, तो उसने चालाकियां करके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते थे ना राजाओं के बीच में गद्दी को लेके, जैसे भाइयों भाइयों में लड़ाई हो रही होती है कि नहीं भाई मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, तो उस चीज का फायदा उठाया मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने खेली पॉलिटिक्स प्रॉपर तरीके से, तो दैट्स वाई मोहम्मद गौरी सक्सेसफुल इमर्ज हुए। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन हुई मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जहां पे गौरी हार गया। सेकंड बैटल ऑफ तारेन हुई जहां पे गौरी वापस आया स्ट्रॉन्गर कैवलरी के साथ। अगर जिस टाइम पे फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन में हराया था उसी टाइम पे पृथ्वीराज चौहान इसको मार देते ना, देन सेकंड बैटल ऑफ तारेन होती नहीं, बट वही उन्होंने छोड़ दिया उसे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की डिफीट होती है बिकॉज अगर किसी ने मूवी भी देखी हो तो उन्हीं के एक मिनिस्टर ने उन्हें धोखा दे दिया था इन जेलेसी। सो वो भी एक कारण बना उनकी डिफीट का। और ज्यादातर हम जो देखेंगे ना, कहीं कहीं पे वीक रूलर भी होते थे, बट जहां पे स्ट्रॉन्ग रूलर्स होते थे मेन रीजन जो बनता था उनकी डिफीट का, वो या तो मिनिस्टर्स बनते थे जो उनके खुद के मिनिस्टर्स जो है उनकी स्ट्रैटेजी वगैरह बता देते थे स्पाइस के थ्रू, या फिर पहले क्या होता था कि एक किंग जब किसी मुल्क से लड़ने जा रहा है, ठीक है, तो मान लो कोई पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है, तो वो भी उनकी हेल्प करता था, ठीक है। अब मान लो पड़ोसी राज्य किंग की ना हेल्प करके उस अपोनेंट की हेल्प कर रहा है, मान लो मोहम्मद गोरी की हेल्प कर रहा है, तब भी मिलिट्री क्या पड़ जाती है? वीक पड़ जाती है। ऑब्वियसली आप अगर कि सामने वाले के पास 4 लाख के मतलब जो है सैनिक है, आपके पास 2 लाख है, तो पॉसिबल है जीतना? जीते हैं लोग, बस एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, बैटल ऑफ चंदावर हुई 1194 में, जिसमें राजा जयचंद्र को डिफीट कर दिया गया और गंगा वैली तक जो है इनका एम्पायर जो है एक्सटेंड कर गया, जो हम देख भी पा रहे हैं इमेज के अंदर, ये देखो, है ना, ये पूरा नॉर्दर्न प्लेस में गंगा है, ये पूरे में इनका एम्पायर है यहाँ। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या रीजन थे जो राजपूत की डिफीट हुई। तो पॉलिटिकल रीजन थे, पॉलिटिकल यूनिटी की कमी बहुत ज्यादा जो कि जो टर्किश रूलर्स थे उनमें थी, ठीक है। राइवलरीज अमंग राजपूत किंगडम, यानी जो साम्राज्य थे ना वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, जिसका फायदा जो है फॉरेन जो देश कह लें या फॉरेन जो साम्राज्य है वो उठा लेते थे। मिलिट्री रीजन,
बहुत ही ज्यादा एलिफेंट्स पे और ट्रेडिशनल वॉरफेयर पे डिपेंड रहते थे। तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस के सर होते थे, तो उन्होंने बताया भी था कि ये जो हमारे इंडियन किंग्स थे ना, इनकी सबसे मेन दिक्कत ये होती थी कि जब भी लड़ाई लड़ने जाते थे ना, ये हाथियों को सबसे पहले आगे कर देते थे। हाथियों वाली जो सेना है ना, उसको आगे कर देते थे, और सबसे पीछे होते थे सैनिक। अब इससे होता क्या था कि मान लो सामने वाले ने हाथी की अगर आंख वाँख पे मार दिया, तो हाथी हो जाता था पागल, तो आधी सेना वो अपनी ऐसे ही खत्म हो जाती थी। तो ये बोलते थे कि जो मूव था ना इनका, वो मूव, मिलिट्री मूव भी इनके अच्छे नहीं होते थे। दैट्स व्हाई ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से जो है इनकी हार हुई और मुगल जीत जाते थे। स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से, सोशल रीजन, फ्यूडल डिवीजन, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा थे। रीजन फॉर तुर्किश विक्ट्री, अब तुर्किश विक्ट्री क्यों हुई, मोहम्मद गौरी क्यों जीत पा रहे थे? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, क्लेवरनेस, ठीक है, मिलिट्री सुपीरियोरिटी, और मिलिट्री इनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती थी। केवलरी, माउंटेड आर्कर्स, बेटर मोबिलिटी, जैसे हमें मूवीज में भी देखा ना कैसे एक बार में इतने सारे सारे तीर आते हैं, तो उसी को कहते हैं माउंटेड आर्कर्स। बेटर स्ट्रेटेजी, सरप्राइज अटैक, यानी एकदम से बिल्कुल भी राजा अवेयर नहीं है कि कोई अटैक होने वाला है और एकदम से अटैक हो जाना, तो सरप्राइज अटैक की वजह से भी। नेक्स्ट, पॉलिटिकल यूनिटी, काफी ज्यादा पॉलिटिकल यूनिटी थी इनके अंदर। जितने भी कमांडर्स हुआ करते, ऐसा तो नहीं है ना पूरा एक राजा हर चीज जो है मैनेज कर लेगा, तो इनके नीचे भी कमांडर्स होते थे, बट कमांडर्स में काफी ज्यादा यूनिटी होती थी। दैट्स व्हाई अब यहाँ पे मैंने देखो डिफरेंस डाला हुआ है, मैंने ऊपर बता दिया, और आप यहाँ पे पढ़ लेना डिफरेंस नोट्स में। इम्पैक्ट ऑफ मोहम्मद गौरी कॉन्क्वेस्ट, अब मोहम्मद गौरी के कॉन्क्वेस्ट, जो भी इन्होंने इतनी सारी टेरिटरी एक्वायर की, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये पड़ा कि दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन हो गई नॉर्दर्न इंडिया में, और काफी साल तक जो है दिल्ली सल्तनत का रूल रहा। मिलिट्री में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल केवलरी वॉरफेयर, ग्रेट एम्फेसिस ऑन माउंटेड आर्टिलरी, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इन्होंने स्टैब्लिश कर ली। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में हम ये देखेंगे कि जितनी जितनी टेरिटरी इन्होंने एक्वायर की, हर एक टेरिटरी पे गवर्नर इन्होंने अपॉइंट कर दिया, ठीक है, गवर्नर को इन्होंने अपॉइंट कर दिया। कल्चर हम देखेंगे कि यहाँ पे इस्लाम आ गया, ठीक है, इंडिया में इस्लाम धर्म आ गया, एज वेल एज फ्यूजन भी हमें देखने के लिए मिला, जहाँ पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं, इंडियन टच भी और इस्लामिक टच भी आर्किटेक्चर के अंदर। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस पीडीएफ, जॉइन टेलीग्राम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर इज, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4, क्या कॉजेस थे जो राजपूत की डिफीट हुई और तुर्किश विक्ट्री हुई? ठीक है, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज क्वेश्चन नंबर 2, फॉल बताओ गजनी विद एम्पायर का और राइज ऑफ गुरी। तो दोनों के आंसर्स हैं आपके नोट्स में जो मैंने भी पढ़ा है, वहीं से आप जो है एक्सट्रैक्ट आउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।